सो अब हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उस पे टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, जो टेम्परेचर का फैक्टर होता है वो कैसे डिपेंड करता है। सो देखो, सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है डीकंपोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड। डीकंपोजिशन यानी जो ये इथाइल आयोडाइड है, हमें इसको तोड़ना है, इसको डिसोसिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक इथाइल आयोडाइड लिया, इथाइल आयोडाइड को इन द गैसेस फॉर्म में हमने लिया है, और जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तब हमें टेम्परेचर की एक नीड होगी, टेम्परेचर की जरूरत होगी। टेम्परेचर की जरूरत क्यों होती है केमिकल रिएक्शन में, वो इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर क्या करता है, कॉलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होगा, कॉलिजन यानी टकराव होगा, तो जो पुराने बॉन्ड होते हैं यानी रिएक्टेंट के बॉन्ड तो क्या होंगे, टूट जाएंगे, और प्रोडक्ट के न्यू बॉन्ड क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। तो जब हमने इथाइल आयोडाइड लिया और इसको एक सफिशिएंट टेम्परेचर क्या किया, हमने गिवन किया, तब ये डिसोसिएट हो जाएगा। यही अगर हम टेम्परेचर कम देंगे जितना कि इसको रिक्वायर्ड है, तो ये रिएक्शन डिसोसिएट यानी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, इथाइल आयोडाइड डिसोसिएट नहीं होगा। सो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल फॉर 10 डिग्री राइज ऑफ द टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जब मैं 10 डिग्री सेल्सियस यानी 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जैसे मान लो मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रही हूँ, आप डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड को भी समझ सकते हो। तो जब ये डिकम्पोजिशन होगा किसका, इथाइल आयोडाइड का, तो अगर मैं इसका 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दूं, मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका क्या किया, बढ़ा दिया, यानी इसको टेम्परेचर गिवन कर दिया और नमी बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों हो जाएगी, यानी पहले तो टेम्परेचर कम था, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी भी कम थी, लेकिन जब हमने इसको टेम्परेचर गिवन किया, हीट दी, टेम्परेचर हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है, तो जब हम इसको टेम्परेचर गिवन करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी, वही बात है, कॉलिजन हो जाएगा। तो जल्दी जितना जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होगी, जल्दी कम होगी, आई मीन बहुत जल्दी से कम हो जाएगी और जल्दी से प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट समझ आया, यानी जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। दिस शोज दैट द टेम्परेचर हैज ए मार्क्ड इफेक्ट ऑन द रिएक्शन रेट। दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे n से, KT प्लस 10 अपॉन में KT नोट। देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, KT एंड KT प्लस, यानी एक जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर था और प्लस 10 डिग्री, यानी जब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दिया, बढ़ा दिया, तब होगा। तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर के बारे में ही ऑल टोटली हमें बता रहा है। देखो ये तो हो गया स्टेटमेंट, एक थ्योरी पोर्शन। अगर मैं इसको ग्राफिकल मेथड से समझाना चाहूँ तो हम कैसे पढ़ेंगे, अब मैं इतना पोर्शन मिटा रही हूँ, अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से। मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ एनर्जी के बीच में, कॉलिजन एनर्जी भी हम बोल सकते हैं या एनर्जी, और मैं प्लॉट करूंगी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, फ्रैक्शन मैंने क्यों लिखा, मैं सीधा मॉलिक्यूल्स भी लिख सकती थी या रिएक्टेंट कुछ भी लिख सकती थी, मैंने फ्रैक्शन ही क्यों लिखा, मैंने फ्रैक्शन इसीलिए लिखा क्योंकि जो रिएक्टेंट होंगे, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, जैसे आप मान लो कोई भी रिएक्शन है, हम अमोनिया लेके चल रहे हैं, चैप्टर में तो अमोनिया की रिएक्शन लिख लेते हैं, तो जो ये अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एनर्जी ये क्या होगी, डिफरेंट होगी।
ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सेम एनर्जी होगी तो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं होता। तो इनकी एनर्जी क्या होगी, मतलब डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी वो हम देखते हैं। तो ये मान लो क्या है, रिएक्टेंट है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे को इसको प्रोडक्ट में बदलना है। ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में बदल गया। ये क्या हुआ, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये मैंने एक लाइन क्यों खींची है, मैंने लाइन क्यों खींची, क्योंकि ये लाइन का मतलब है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। जब रिएक्टेंट इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के ग्राफ को क्रॉस करेंगे, जब रिएक्टेंट क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी के ग्राफ को क्रॉस करेंगे, तभी वो रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। जैसे मानो इतने मॉलिक्यूल्स है, कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते, ये मॉलिक्यूल्स इस ग्राफ को क्रॉस कर गए और अब किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब देखो जैसे मान लो इनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब किसी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हो सकता है 20 हो, किसी में 40 जूल हो, किसी में 60, किसी में 80, किसी में 100 हो सकता है, किसी में 120 हो सकता है, किसी में 140 हो सकता है। देखो ग्राफ एक बार स्टार्टिंग में क्रिस्टल क्लियर नहीं समझ में आता है, जब हम इसको पूरा कर लेंगे ना कंप्लीट, तब पक्का समझ में आ जाएगा ये। तो एक बार कंफ्यूज जरूर क्रिएट कर सकता है कि ये कैसे है, क्या है। तो देखो कॉलिजन एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में मैंने ग्राफ बनाया। फ्रैक्शन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना रिएक्टेंट की, उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, एक जैसी एनर्जी नहीं होती, इसलिए हम फ्रैक्शन वर्ड का यूज कर रहे हैं। अब रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करेंगे तब प्रोडक्ट में बदलेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ऐसी मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देती है। तो जब जब ये इस यहाँ तक पहुंचेंगे, जब रिएक्टेंट यहाँ तक पहुंचेंगे तभी क्या कर पाएंगे, इस लाइन को क्रॉस करके प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, प्रोडक्ट में फॉर्म हो पाएंगे। ये तो है T डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर नॉर्मल है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रही हूँ। अब मैंने क्या किया, 10 डिग्री सेल्सियस क्या किया, बढ़ा दिया। अब जब मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तब क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्टेंट है अब ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले इतना प्रोडक्ट बन पा रहा था, अब क्या है, अब प्रोडक्ट और ज्यादा फॉर्म हो गया, अब ये इतना प्रोडक्ट बन गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी जब मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, तो रिएक्टेंट को, यानी अब जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनको इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं, ऐसे नीचे से ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि अब जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि मैंने टेम्परेचर दे दिया कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, मैंने पूरा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है। अब जो पीछे बचे हुए मॉलिक्यूल्स थे ना, जिनके पास एनर्जी कम थी, जो इस बैरियर को क्रॉस नहीं करके जा पा रहे थे, अब उनको मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, तब उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो डायरेक्टली ऐसे नीचे से सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देंगे। पहले प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा था, अब प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा, अब प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो इतनी ज्यादा होगी। तो ये था जो, इसको हम बोलेंगे T1 और इसको हम बोलेंगे T2। अब T2 टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा T1 के कंपैरिजन में, क्योंकि T2 को मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करके दिया है। अब इनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी वो हायर होगी, कॉलिजन एनर्जी बढ़ जाएगी। एक आप ऐसे लिख लो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर कॉलिजन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, ये के काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा, कोलिजन उतना ज्यादा। कोलिजन क्या होगा, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने की रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो यही था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। ये हमने डीकम्पोजिशन किया इथाइल आयोडाइड का, और ये ग्राफिकल मेथड से समझ लिया कि फ्रैक्शन क्यों लिया, कॉलिजन एनर्जी के बीच में कैसे ग्राफ बनाया। ये टेम्परेचर T1, ये T2 टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करके किया है हमने, 10 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा बढ़ाया, तब जाके ये प्रोडक्ट में फॉर्म हो पा रहा है। यानी अब जो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ गई। सो ये ग्राफिकल मेथड एंड ये एग्जांपल्स वगैरह, थ्योरेटिकल पोर्शन और
पर्टिकुलर इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। अब ये थ्योरी है वो बताई किसने थी, ये थ्योरी बताई थी अरेनियस ने। अरेनियस की एक इक्वेशन है, मैं इतना क्वेश्चन सब कर देती हूँ। अरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। वो थी क्या, K इज इक्वल AE माइनस EA/RT। यानी अरेनियस ने कहा था जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे। K है कांस्टेंट, A क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, और R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर, E है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ये E है एनर्जी। EA है एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, जो क्या थी एक ऐसी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी जिसको क्रॉस करके ही हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा पाते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कौन कर रहा था, कैटलिस्ट कर रहा था। कैटलिस्ट आ रहा था एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा था, जिससे रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में फॉर्म हो पाए। और के हो जाएगा कांस्टेंट, आर हो जाएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अरेनियस के फैक्टर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे और इसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो ये जो बात थी ये अरेनियस ने कही थी, उसका ये फॉर्मूला था, उसकी इक्वेशन थी K इज इक्वल AE की पावर माइनस E/RT। अरेनियस के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उसकी डबल हो जाएगी। 10 डिग्री राइज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरेनियस फैक्टर के बारे में।